वेलकम टू द पाठशाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे ग्रामर में मास्टरी हासिल करने की जो है 50 दिन की क्लास चल रही है। आज का जो है हमारा वो डे है 14 और आज का जो डे है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि अक्सर करके मैं हर क्लास के पहले ये माइंड बॉल डिस्कस करता हूँ, तो आज ये मैं माइंड बॉल डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। आपका 5-7 मिनट मैं ऐसी फर्जी की बकवास में किल करूँगा। बकवास करना भी ज़रूरी है क्योंकि ऐसा समय है। जैसे सपोज कीजिए कि आपने डे 13 तक की क्लास कर ली है, वकैब की भी 11 क्लासेज हो गई है। वकैब की 11 क्लासेज में तकरीबन 700 के आसपास वर्ड हुए हैं, इससे भी ज़्यादा वर्ड हो चुके हैं। तकरीबन मैंने 5-6 पेपर्स कराए हैं आप लोगों को, तो आप समझ रहे हैं कि ये कितना सारा मटेरियल हो गया है। अब ये जो मेरा माइंड बाउल का कॉन्सेप्ट था, इसमें से कितने ऐसे बंदे हैं जो इस कॉन्सेप्ट को पूरा से फॉलो किए होंगे, मैं बता रहा हूँ। जैसे कि इस पूरी सीरीज़ के बाद, जब से मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है, तब से 22,000 स्टूडेंट ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। और पहला जो वीडियो है डे 1 का, वो 37,000 टाइम देखी जा चुकी है। तो आप समझिए कि 37,000 बार देखी जा चुकी है, तो इट मीन से कितने ज़्यादा स्टूडेंट ने देख लिया। और तकरीबन 5,000 हर रोज़ इस वीडियोस को देखते हैं। फर्स्ट डे जो व्यू है किसी वीडियो का, वो 5,000 के आसपास जाती है। तो इसका मतलब हम ये मान लें कि 4 से 5,000 स्टूडेंट डेली देख रहे हैं। अब 4 से 5,000 स्टूडेंट में आप समझिए कि इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कितने कर रहे होंगे। मेरे हर वीडियो में समझाने के बाद भी मैं बता रहा हूँ कि कितने स्टूडेंट इसको अप्लाई कर रहे होंगे। 2, 3, मैक्सिमम 5 या फिर 10। इससे ज़्यादा मैं गारंटी देता हूँ 5,000 में इससे ज़्यादा अप्लाई नहीं कर रहे होंगे। मैं बार बार इसको जो है फोकस इसीलिए करता रहता हूँ ताकि आप लोग इसको अप्लाई करना सीखिए। उनको लगता होगा कि ठीक है हम कर लेंगे। और ये जो 2, 3, 5 और 10 जो ये फॉलो कर रहे हैं ना, सिर्फ आगे चल के सक्सेसफुल वही होने वाले हैं। अगर वो बहुत वीक है तब भी आगे चल के उनके पास इम्प्रूवमेंट होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें वो सीखने वाले हैं। अभी मैं बताता हूँ, जैसे कि एक आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा ये चीज़ें करना क्यों ज़रूरी है। जैसे मैं बताऊं कि 3 जनवरी का दिन था जब मैंने और आशीष सर ने इस चैनल को स्टार्ट किया था। अब उस वक्त हमारा क्या एसए का पेपर चल रहा था। अब जब हम पहले चैनल स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को भी समझ में आता होगा, हम अपने दोस्तों से बोलते हैं, रिश्तेदारों से बोलते हैं कि भाई यार चैनल सब्सक्राइब कर लो, 100 किसी तरह पहुंच जाए। तो 100 पहुंचने में हमको तकरीबन 1.5 से 2 महीने लगा। बहुत दोस्तों को कहने के बाद भी उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ कि टीयर 3 का पेपर चल रहा था और एसए पढ़ना था। और मैं बता दूं कि मुझे ऐसे लिखना नहीं आता था, मैं ऐसे से बहुत डरता था। तो मुझे क्या लगा कि ऐसे से डर लगता है यार, चलो एक काम करते पढ़ाते हैं। फिर पढ़ाने के चक्कर में बहुत सारा मेहनत करना पड़ा। एक ऐसे मैंने ऐसे ही पढ़ाया, नमामि गंगे करके ऐसे का नाम है, उस ऐसे को मैंने पढ़ाया। मैंने पहले खुद पढ़ा, अच्छे से बड़ी मेहनत किया, फिर अपने जो है इस यूट्यूब चैनल पे डाला। उस वक्त इतनी अकाल पड़ी थी कि सब स्टूडेंट का फ़ायदा उठा रहा है। कोई 2,000 चार्ज कर रहा है, कोई 3,000 चार्ज कर रहा है। तो पहली वीडियो मेरी खूब अच्छे से ग्रुप में चल गई। अब टीयर 3 का ग्रुप ही बना हुआ था, उसमें 1000 लोगों ने सब के आसपास जो है चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लिया। और फिर जैसे 1000 सब्सक्राइब किया वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर मैं लगातार जो है मैटर ढूंढता रहा, उसको काटता छाटता रहा और पिछले साल के हिसाब से कट करके मैं उस 17 ऐसे मैंने पढ़ाए। उस वक्त तकरीबन 1500 स्टूडेंट ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। अब समझिए कि ये एक प्रोसेस होता है कॉन्फिडेंस बूस्ट होने का। 100 के बाद फिर जो है 1500 तक पहुंचना। तो पहले 100 तक पहुंचने में बहुत टफ काम करना पड़ा। मतलब स्टार्ट जो होती है वो हमारी काफ़ी टफ होती है। अगर हम सीक्वेंस वाइज चले तो उसके बाद जैसे ही 1000 आए थोड़ा सा आसान हुआ। उसके बाद आशीष सर ने अपनी रेगुलर लेक्चर लेना स्टार्ट किया और जैसे ही आशीष सर आए वैसे बाढ़ आने लगी, क्योंकि उनके मैथ के लेक्चर इतने बेहतरीन थे कि बाढ़ सी लग गई लोगों को सब्सक्राइब करने के चैनल। उस वक्त क्या होता था, मैं इंग्लिश की वीडियो बनाता था, मेरी 300-400 व्यूज़ होती थी। आशीष सर की 2,000, 3,000, 4,000 के आसपास ऐसे। और ये 300 व्यूज़ होने का रीज़न ये था कि जैसे मैं यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, तो इंग्लिश पढ़ाते वक्त ये हुआ था। पहले मुझे मैथ पढ़ाना था, लेकिन आशीष सर मैथ अच्छा पढ़ा रहे थे, तो मैंने फिर ये हुआ कि इंग्लिश कौन पढ़ाएगा। तो मैंने बोला कि चलो मार्क्स मेरे अच्छे, मैं ही पढ़ा लेता हूँ, मुझे नॉलेज है। पर डर क्या था कि प्रोनाउंसिएशन बहुत गंदा है। तो उसमें अक्सर करके होता था कि आशीष सर बोलते थे कि थोड़ा अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लो। तो उसमें प्रोनाउंसिएशन ठीक करने में पता चला मैं कुछ और सही से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो बहुत वो होता था। उसके बाद मैंने क्या किया कि यार ये सब छोड़ो, जो मुझे जैसे आता, जो मैंने सीखा मैं वैसे ही प्रेजेंट करूंगा। तो बगैर प्रोनाउंसिएशन का टेंशन लिए हुए मैं सीधा सीधा आपके पास आ गया जो है चीज़ को लेके। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप अपने में फेथ रखो, सीक्वेंस वाइज चलो, तो होता क्या है। उसके बाद क्या हुआ आप समझिए कि जब मैं अपने खुद के औकात पे आया, ये बन के कि मैं गवार हूँ। बोले मैं गवार हूँ, मुझे रूल्स आता है, मैं स्टूडेंट को रूल सिखा दे सकता हूँ, मैं जो है क्वेश्चन
क्रैक करना सिखा सकता हूँ एग्जाम में कि ये आया तो ऐसे एरर फाइंड आउट करना है, मैं प्रोनाउंसिएशन मेरा गंदा है मैं नहीं सिखा सकता हूँ। स्कोर करना तो जरूर सिखा सकता हूँ, एरर फाइंड आउट करना सिखा सकता हूँ। तो मैंने अपने दिमाग में वही बनाया कि मैं ये कर सकता हूँ, सो मैं ये करूँगा। तो आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पे आके सीखनी है कि 13 दिन की क्लासेज हो गई, क्या हम स्ट्रेटजी सही से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्या मैं सही से पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पता चलता है क्वेश्चन पेपर से। अगर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर रहे हो और आपको क्वेश्चन पेपर आसानी से आ रहा है, इट मीन्स है कि आप सही डायरेक्शन में हो। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो इट मीन्स है आप रॉन्ग डायरेक्शन में हो। अगर कोई भी आपको पढ़ा रहा है, अगर सीधे सीधे डिक्टो क्वेश्चन आपको एग्जाम के मिलते हैं, उस पर बेस्ड और आसानी से कर ले जाते हो मजाक मजाक में बना के, इट मीन्स है कि तुम्हारी जो पढ़ाई है, जो तुम्हारा ट्रैक है, वो बिल्कुल सही पे जा रहे हो। क्योंकि कोई भी जो है जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो कभी भी अपना पैटर्न इतना नहीं बदलता है, 5% से 10% तक बदलता है हर साल, 90% वो सेम रखता है। तो अगर आप 90% कर लेते हो तो टॉपर के भी 90% नहीं आते हैं, 90% से कम ही रहते हैं। सिर्फ मैथ के एक्सेप्शन के छोड़ दो कि इस बार 200 में 200 भी ठोक दिया भाई लड़के ने, तो ये चीज़ होती है। इस बार 195 लड़कों ने जो है 190 से ज़्यादा स्कोर किया है। तो समझ रहे हैं कि कितना बड़ा कंपटीशन है, कितना हार्ड वर्क आपको करना है। तो यहाँ पे आके जिस किसी ने भी माउंट बाउल का कॉन्सेप्ट अपनाया है वो तो यार बहुत जाना है, क्योंकि मुश्किल से 10 या 15 ने किया होगा, बाकी ने नहीं किया होगा। तो बाकियों ने नहीं किया होगा, या तो वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे कि उनको इंग्लिश बचपन से सीख रखी है, उन्हें आता ही आता, उन्हें इस चीज़ की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम है, चाहे गाइडलाइंस की। अब जो कोचिंग क्लासेस में आपको ये तो बता दिया जाता है कि रूल ऐसे ऐसे पढ़ो, लेकिन पढ़ना कैसे है, आपको रिदम में कैसे मेंटेन रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए आज डे 14 में मैं पहले इस बात का डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि आपका दिमाग भटके ना, क्योंकि जैसे जैसे बर्डन चढ़ता है वैसे वैसे आप भटकते हो। याद रखो कि अगर आप प्रोसेस से चलोगे, सही से रिदम में गाइड होगे और सही से रहोगे। मैं तो बोलता हूँ कि एक बेवकूफ़ टीचर को भी पकड़ लो जो आपको एसएससी पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसको भी अगर आप सही से फॉलो करोगे तो वो बहुत मेहनत करता है ताकि आपको राइट ट्रैक पे ले जाए, क्योंकि उसे आगे भी तो जाना होता है। आपको पढ़ाएगा, आप सेलेक्ट होगे तभी तो आगे जाएगा। तो आपको क्या करना होता है, किसी एक बंदे को पकड़ के उसको फॉलो करना होता है। बस ये है कि आप किसके साथ संतुष्ट हो, ये चेक करना पड़ता है कि आप किसकी बात मान सको। एक तो कई सारे लोग कई सारी बातें बताते रहते हैं, एक टॉपर आया उसने कुछ बताया, दूसरा टॉपर आया उसने कुछ बताया, लेकिन अगर आप सार निकालोगे ना तो एक चीज़ कॉमन रहती है, आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी अपनानी है, आपको एक रिदम में जाना है, आपको मिस नहीं करना है, टाइम के साथ रहना है, शेड्यूल्ड रहना है, स्मार्ट तरीके से काम करना है। ये कुछ की चीज़ें हैं, ये तो वो बोल के चले जाते हैं, लेकिन आप हर हफ्ते के बाद मिसगाइड हो जाते हो। तो इसलिए मैं अपने हर वीडियो में आपको मिसगाइड ना होने के तरीके बताता रहता हूं कि आपको करना क्या है। तो इन क्लासेस के बाद सपोज कीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम हो गई है, डे 13 में उसने रिवाइज नहीं किया है, डे 12 रिवाइज नहीं किया है, डे 1 रिवाइज नहीं किया है, जिस प्रोसेस से मैंने बताया वो प्रोसेस नहीं अपनाया है, तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको डर है एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा तो आप एक काम करो, एग्ज़ाम क्रैक करने पे मत जाओ, आप यहाँ से रिवर्स जाओ, डे 1 से स्टार्ट करो। फिर कहोगे कि सर हद हो गई, आप फिर से हमको डे 1 पे भेजेंगे, फिर से आप 14 दिन करवाएंगे। अरे नहीं यार, तुम डे 1 पे जाओगे ना और ये प्रोसेस सही से अपनाया तुमने तो एक बार 2 महीने पीछे होगे, एग्जाम लेकिन फोड़ लोगे। जैसे कुछ बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या ये जो ग्रामर मैं पढ़ा रहा हूँ ये बैंक के काम के लायक नहीं है? ग्रामर यार ग्रामर होता है, उसका एसएससी और बैंक से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन का जो टाइप होता है वो वेरी करता रहता है। एसएससी में एक्सेप्शन पूछता है और बैंक में लेंदी क्वेश्चन पूछता है जिसमें आपकी सूझबूझ चाहिए, मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग भी एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस में होनी चाहिए, तब उसके क्वेश्चन निकाल सकते हो। अब एसएससी क्या है, ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है, एक्सेप्शन याद कर लो निकल जाएगा। लेकिन बैंक में लंबा सा क्वेश्चन दे दिया, आपको सेंस समझ में नहीं आया, आप कर नहीं पाओगे। तो बैंक वाले में ये चीज एक नहीं होती है, बाकी पूरा ग्रामर सेम ही रहना है, रूल सेम रहना है और सब कुछ सेम रहना है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये संजीवनी बूटी है, वाकई में संजीवनी बूटी है। जो मैं रिवीजन का प्रोसेस बताता हूँ, जो मैं आपको ना भटकने के प्रोसेस बताता हूँ, ये रियल में एक संजीवनी बूटी है। इसको आपको अमन में अपने लाना पड़ेगा। अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, आप नर्वस महसूस कर रहे हैं, आप फिर और बात है। तो मेरी सारी क्लासेस देखिए, सारी क्लासेस में जैसा जैसा आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे करिए। जब उन क्लासेस को आप रेगुलर वे से करेंगे तो आप उस प्रोसेस पे आएंगे, जैसे कॉन्फिडेंस वाले प्रोसेस में। अब मैं बता रहा हूँ कि मैंने 6 महीने 7 महीने खूब जम के मेहनत की है इस चैनल पर। अब आज मेरे पास बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मुझे भी पढ़ाना है, उज्जवल मुझे भी पढ़ाना है, आशीष सर को बोल रहे हैं यार आशीष मुझे भी पढ़ाना है, मुझे भी पढ़ाना है, और हम उनको मौका दे रहे हैं। अब हम उनको मौका देने वाले हैं ताकि अब वो आके आपको गाइड कर पाएं, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट नहीं लिया है।
तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको इस स्टेज पे पहुंचना होगा, लेकिन मेहनत करना होगा। जैसे मैं बता दूं कि आप कितना मेहनत करते हो। आज पढ़ने के लिए 6 घंटे 8 घंटे, मैं आपको बता रहा हूँ मैं 18 घंटे मेहनत करता हूँ आपको पढ़ाने के लिए। आप कर नहीं पाओगे, आपको लेकिन 8 घंटे मेहनत करना है अगर आपको अपना कैरियर चाहिए तो। ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को समझिए। हम हार्ड वर्किंग हैं इसलिए आगे हैं। 20 चैनल मेरे साथ स्टार्ट हुए थे, जब मैं 1000 पे था तो कोई 22,000 पे था, आज वो 23,000 तक पहुंचा है और यहाँ पे 36,000 सब्सक्राइबर है। रीज़न यह है कि वो 2 घंटे अपने चैनल पे देते हैं, और मैं और हमारा चैनल जो आगे इसलिए है क्योंकि हम 18 घंटे वर्क कर रहे हैं आपके साथ। अभी हम कर रहे हैं, आशीष सर बीच में अभी थोड़ा सा मिस हुए हैं, अभी आशीष सर आएंगे फिर करेंगे, सूरज सर आने वाले हैं वो करेंगे, और कई सारे टीचर आए हैं। तो इस चैनल पे जो आएगा वो हार्ड वर्क करेगा, क्योंकि मैंने अपना टाइम दिया है तो मैं उनसे टाइम लूंगा, अदरवाइज वो नहीं आएंगे। यही चीज़ मैं आपके साथ चाहता हूँ कि आप जो है काम कीजिए। क्या? अपने आप को टाइम दीजिए, किसी और को टाइम देने की जरूरत नहीं है। अपने आप को टाइम दीजिए, अपने दोस्तों को टाइम देना बंद कीजिए, जो बकवास काटता है उसको टाइम देना बंद कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए। अगर आपको डर लग रहा है एग्जाम क्रैक नहीं होगा तो मान लीजिए क्रैक नहीं होगा, डे 1 से स्टार्ट कीजिए, फिर से पढ़िए। आपको नॉलेज लेना है, जैसा कि मैंने बताया कि ये टंकी बगैर फिल किए हुए आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे। मैं सॉरी भी बोलना चाहूँगा कि बहुत सारा दोस्तों को, बहुत सारा जो है मेरे भाइयों को जो है गुस्सा भी आ रहा होगा, वो नीचे जो है कमेंट में गाली वगैरह भी देने लगते हैं कभी कभी, जैसे उनका मूड आ गया तो। कभी तो मैंने ऐसा कमेंट पढ़ा कि तू बिहार से आया है भाई, तो कोई बोलता है तू यूपी से आया है भाई। तो यार मैं बिहार से नहीं आया हूँ यार, मैं यूपी से नहीं आया हूँ, मैं मतलब ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ से आप बिलीव नहीं करेंगे, ठीक ठाक जगह से हूँ। और तो एक चीज़ समझिए आप कि इन सब चीज़ों का कोई लेना देना नहीं होता है। आप में सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। अगर आप कॉन्फिडेंस है आपके अंदर तो आप चीज़ें कर सकते हो, और कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। जैसे जैसे नॉलेज, जैसे जैसे आपकी टंकी भरती जाएगी वैसे वैसे कॉन्फिडेंस आता जाएगा। सो चलते हैं अब आज की बकवास के बाद। आज का लेक्चर हमारा थोड़ा सा छोटा होगा, हम 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। 10 हम सिर्फ और सिर्फ 3-4 लेक्चर में पढ़ेंगे, और मैं बता दूं आपको कि 10 में हम सिर्फ वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में आता है। देखो, ता है, ती है, ते है, इंडेफिनिट होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये नहीं पढ़ने वाले हैं। कॉन्टिन्यूअस रहा है, रही है, रहे, हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। हम आपको ये पढ़ाएंगे कि इंडेफिनिट टेंस कब इस्तेमाल करते हैं, कब कॉन्टिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं, कब परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं, कब इंग्लिश को देखो और इंग्लिश में ही समझो ये इंडेफिनिट है, कब इंग्लिश को सेंटेंसेस को देखो तो कब समझो कि ये परफेक्ट टेंस है, और कब समझो कि हमें यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस रखना चाहिए। हम बात कॉन्टिन्यूअस में करेंगे, हम बात परफेक्ट में करेंगे, हम बात इंडेफिनिट में करेंगे। हम चुका है, चुकी है हिंदी में कन्वर्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम ये समझेंगे कि हम इंडेफिनिट में रखेंगे, हम कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे, हम परफेक्ट में रखेंगे, हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे, या हम पास्ट में बात करेंगे कि हम कब फ्यूचर में बात करेंगे और कब हम प्रेजेंट में बात करेंगे। तो हम टेंसेज में सिर्फ और सिर्फ ये सीखेंगे, पिछली बकवास नहीं सीखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ये चुका है, चुकी है, ता है, ती है बचपन से बहुत पढ़ा होगा। यहाँ पे हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टेंसेज को सीखना है। सिर्फ आपको टेंस देख के ये पहचानना चाहिए, सेंटेंस देख के ये पहचानने आना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमको रखना चाहिए था, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखा है। इसको पास्ट में रखना चाहिए था, ये यहाँ पे प्रेजेंट में रखा है। चलिए एक एक करके हम टेंसेस को सीखते हैं। टेंस के अक्सर करके जब भी आप डेफिनेशन वगैरह पढ़ते होंगे, किसी बुक में जाके पढ़ते होंगे, ज़्यादातर लोग तो यही समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, सीधा सीधा आ जाते हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक बार ही इसको समझ लेते हैं। 2 कीवर्ड दिया रहता है इसके विषय में कि टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट जो है, ये 2 चीज़ जो है हमारा टेंस बताता है। टाइम ऑफ एक्शन का मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ जो है पहले घटित हो चुकी है, या कोई चीज़ अभी चल रही है, या कोई चीज़ अभी आगे चल के होगी। तो ये जो होता है, ये होता है टाइम ऑफ एक्शन कि कब हुआ था, पहले हो चुका है, अभी हो रहा है, या फिर आगे चल के होगा। तो उसका टाइम ऑफ एक्शन क्या है, ये हमें टेंस बताता है कि पहले हुआ है, अभी हो रहा है, या आगे चल के होगा। ये चीज जो है टेंस बताता है। स्टेट क्या है उसकी, जैसे कि हम किसी हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहे हैं कि हम जैसे स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, या कोई चीज़ रनिंग कंडीशन में है, अभी चल रही है, चल रही है, चल रही है, या फिर खत्म हो चुकी है, तो उसका स्टेट क्या है, जो आप काम कर रहे हो, जो एक्शन है आपका, उसका स्टेट क्या है। तो टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट, ये 2 चीज़ जो है टेंस बताती है। अब टेंसेज भी कई तरीके के होते हैं, जैसे अगर करंट समय में चल रहा हो तो प्रेजेंट होता है, अगर वो पास्ट की बात हो रही मतलब पहले हो चुका है कोई चीज़ तो उसको पास्ट बोलते हैं, इसी तरह फ्यूचर बोलते हैं। ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं। इसके भी अलग अलग आते हैं कि प्रेजेंट में इंडेफिनिट फॉर्म में है, कॉन्टिन्यूअस किस स्टेट में है। ये आपका जो है टाइम ऑफ एक्शन हो गया, ये हो गया आपका टाइम। क्या हुआ, टाइम। ये टाइम आपका प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में है। ये आपकी स्टेट है। क्या है, ये 4 स्टेट है कि किस स्टेट में है। अगर प्रेजेंट में भी है तो किस स्टेट में है, और फ्यूचर में है तो किस स्टेट में है, पास्ट में है तो किस स्टेट में है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि टाइम ऑफ एक्शन क्या है किसी काम का और किस स्टेट में है।
ठीक है, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि क्या उसका टाइम ऑफ एक्शन है, क्या स्टेट है। तो ये इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट बताती है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये क्या बता रहा होता है कि टाइम बता रहा होता है। अब क्या होता है कि हम बहुत डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ऐसा होता है इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ऐसा होता है परफेक्ट, ऐसा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और बचपन से ये सब तो हमने पढ़ रखा ही है। अभी क्या करना होता है, अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। एग्जामिनर चाहेगा कि वो चीज आपको पता हो, वही चीज चेक करने की कोशिश करता है कि अच्छा ये चीज बच्चे को पता है कि नहीं पता है। तो आपको कंफ्यूजिंग चीजों पे याद ध्यान रखना है। तो टेंसेज में काफी सारे कंफ्यूजिंग पेयर्स होते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ जो है कंफ्यूजन होता है। अभी मैं आगे चल के अभी इस चीज को दिखाऊंगा कि कैसे सिंपल प्रेजेंट का और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो है कंफ्यूजन होता है। कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो है कंफ्यूजन रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट में कंफ्यूजन रहता है। सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट में कंफ्यूजन रहता है कि डिड लगाए कि हम हैड लगाए, डिड लगाएं कि हम हैव लगाएं। ठीक है, हम सिंपल एस या ई एस फॉर्म इस्तेमाल करें या फिर आईएनजी इस्तेमाल करें किसी सेंटेंस में, आईएनजी इस्तेमाल करें या फिर आगे चल के जो है हैज बीन, हैव बीन, इस तरीके की चीजें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इस्तेमाल करें। तो ये चीजें कंफ्यूज करती है। अब हमको करना क्या है कि एक बारी हम इन चीजों को हल्का हल्का देखेंगे कि उनका बेसिक चीजें क्या है, ताकि रिवीजन में आ जाए, क्योंकि आप लोगों ने बचपन में तो पढ़ा है, लेकिन स्लाइटली उन चीजों को पढ़ेंगे, साथ में ये भी देखेंगे कि वो कंफ्यूज कैसे करते हैं। तो चलिए एक एक करके इसमें से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट, और सारा का सारा प्रेजेंट में पढ़ेंगे, फिर पास्ट का पढ़ेंगे, पास्ट में फिर पास्ट टाइम के साथ पास्ट का जो है स्टेट पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर पढ़ेंगे, फ्यूचर का स्टेट पढ़ेंगे। और इन सब के साथ बीच बीच में जो कंफ्यूजन आता है, उन कंफ्यूजन्स को समझेंगे कि कहाँ कहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बात करें सबसे पहले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, यूपी बोर्ड के लड़के इनके साथ यही होता है कि हम ये पढ़ते हैं कि ता है, ती है, ते हैं, ऐसा है वैसा है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं। तो यार जब इंग्लिश ग्रामर में आप सेंटेंस पढ़ोगे, फिर वहां पे आप ये ता है ती का सेंस निकाल नहीं पाओगे। आपको इसमें क्या समझना होता है, इसमें समझना होता है रूटीन एक्शन। क्या समझना होता है? रूटीन एक्शन, की जो भी हमारा रूटीन एक्शन है वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। रूटीन एक्शन में भी दो एक्शन होते हैं, एक होता है रेगुलर एक्शन, एक होता है इर्रेगुलर एक्शन। जैसे आई केम हेयर डेली, मैं यहाँ रोज आता हूँ, आई केम हेयर डेली, मैं यहाँ रोज आता हूँ, ये मेरा एक रूटीन है। तो यहाँ पे सॉरी आई कम हेयर डेली, केम नहीं होगा, आई कम हेयर डेली, ये हमारा जो है रूटीन है कि मैं रोज आता हूं। तो रूटीन एक्शन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप सिंपल जब फॉर्म रखते हैं, एक तो होता है कि सिंपल सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस, एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये सब चीज आप लोगों को पता है, मैं ये आपको नहीं पढ़ाने वाला हूं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, ये सब आप सभी लोगों को पता है। यहाँ पे जो है बस हल्का से रिवाइज करा देता हूँ कि सिंपल सेंटेंसेस में एस या ई एस फॉर्म लेते हैं, ठीक है, और जो नेगेटिव सेंटेंस है तो फिर हम डू या फिर डज लेते हैं। डज हम सिंगुलर के साथ लेते हैं, डू हम प्लूरल के साथ लेते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यही चीज पहले फॉलो करता है, डू डज से स्टार्ट करते हैं, या इंट्रोगेटिव कोई जो है वो लेना हो, वर्ड लेना हो, जैसे विच या फिर व्हाट या इस तरीके का, तो पहले वो वर्ड लेते हैं, फिर जो है हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको पता होता है कि कैसे जो है हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, कैसे सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ पे मैं ये चीजें आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ये लगभग आप सभी स्टूडेंट्स को ये चीजें पता है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये समझाने वाला हूँ कि क्या चीज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं, क्या चीज कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं, क्या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। अब जैसे बात करें इर्रेगुलर एक्शन की, अर्थक्वेक कम्स इन जापान। जापान में अर्थक्वेक आता रहता है, मतलब अक्सर करके आता रहता है, रेगुलर नहीं है कि कब आएगा, लेकिन आता रहता है। तो इर्रेगुलर एक्शन को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। जो हमारी हैबिट्स होती है, आदत को शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही स्मोक्स, आई ड्रिंक, ही स्मोक्स। तो ये चीजें जो है आपको समझना पड़ेगा, जितनी भी हैबिट्स है वो हम क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, क्या यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूर्य हमेशा पूरब में उगता है। तो आपको क्या करना है कि ये यूनिवर्सली ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है जिसे चेंज ना किया जा सके, जो चेंज नहीं हो सकता उसका सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म बनता है, इतना याद रखिए। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है उसमें आपको देखने को मिलेगी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे पीएम साइंस द डील। अब पीएम डील साइन कर चुके होते हैं, लेकिन उसके बाद न्यूज़पेपर में आता है, लेकिन लिखा जाता है पीएम साइंस द डील। तो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप पाओगे। जो कमेंट्री होते हैं स्पोर्ट्स के, क्रिकेट के हो गए, चाहे वॉलीबॉल, चाहे कोई भी कमेंट्री होती है, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में की जाती है। जैसे सचिन स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। तो इस तरीके की चीजें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखने को मिलेगी। और एक चीज और होता है कि जो प्लान्ड एक्शन होता है, जो फ्यूचर में प्लान्ड एक्शन होता है, क्या
फ्यूचर में प्लान्ड एक्शन होता है उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे देखो कंफ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट होगा कि अभी अभी आगे कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखोगे तो उसमें भी लिखा रहेगा कि जो है फ्यूचर का जो है अगर कोई चीज है तो उसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं, और फ्यूचर की चीज फ्यूचर में तो रखते हैं विल सेल के साथ। तो यहाँ पे होता है कंफ्यूजन स्टार्ट। तो यहाँ पे ध्यान देखिएगा, प्लान्ड एक्शन, पीएम लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, तो ये प्लान होगा, कोई ना कोई फिक्स टाइम होगा जब पीएम लीव करेंगे जो है चाइना के लिए। तो पूरा का पूरा ये प्रॉपर तरीके से प्लान्ड होगा, शेड्यूल होगा, क्योंकि बात की जा रही है पीएम की। अब चलिए कुछ ऐसे इंडेफिनिट में सेंटेंसेस देख लेते हैं समझने के लिए, बस ऐसे जनरल सेंस में, जैसे व्हाट ही नोज अबाउट यू, व्हाट ही नोज अबाउट यू। अब इसमें करेक्ट क्या करना है, करेक्ट ये करना है कि ये देखिए व्हाट लिखा है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो व्हाट के बाद हमेशा आप लगाओगे डज, व्हाट डज ही नो अबाउट यू। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप हमेशा हेल्पिंग वर्ड डू डज लेते हो इंडेफिनिट टेंस में। आई डू नॉट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू, अब इस सेंटेंस में फिर यहाँ पे कुछ लड़के होंगे व्हाट को देख के बोलेंगे कि सर यहाँ पे डू डज रखना चाहिए। नहीं, आपको ये समझना होगा कि ये देखो ये क्वेश्चन वाला वर्ड है, QH वर्ड है, और ये क्या है आपका प्रोनाउन है जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से रिलेट कर रहा है। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, आपका एक पार्ट को दूसरे पार्ट से रिलेट कर रहा है। यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए, ये सिंपल सेंटेंस, आई डू नॉट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू, मैं नहीं जानता कि वो तुम्हारे विषय में क्या जानता है। तो इस तरीके का जो है क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको ये समझना होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट यूज हो रहा है या फिर क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए व्हाट का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये चीज इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में करने के लिए। एक चीज और आती है, द बिल ऑफ द विक्टिम्स टू ट्रांसफर द केसेस रिलेटेड टू राइड टू सम अदर स्टेट डू नॉट अफेक्ट द मेरिट ऑफ द केस। एक चीज और गलती क्या होती है जब हम वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हम क्या करते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस में हम मतलब अगर सिंपल सेंटेंस बना रहे होते हैं इंडेफिनिट टेंस का, तो हम जो है एस या ईएस फॉर्म लगाते हैं, डू डज नहीं लगाते हैं। जब निगेटिव बना रहे होते हैं तो डू और डज का इस्तेमाल करते हैं, और इंट्रोगेटिव में डू डज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो आता है एस या ईएस फॉर्म, डू डज, ये चीजें आती है वो किसके हिसाब से आती है? वो आती है मेन सब्जेक्ट के हिसाब से। एक होता है मेन सब्जेक्ट, एक होता है नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से इस्तेमाल नहीं की जाती। जैसे इस सेंटेंस में द बिल ऑफ द विक्टिम्स टू ट्रांसफर द केसेस रिलेटेड टू राइड टू सम अदर स्टेट डू नॉट अफेक्ट। अब यहाँ पे देखो डू नॉट अफेक्ट लिखा है। अब यहाँ एक तो होता है विक्टिम्स, एक होता है द बिल। अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट विक्टिम्स नहीं है, सब्जेक्ट क्या है? मेन सब्जेक्ट है द बिल। तो द बिल के हिसाब से डू नहीं डज आना चाहिए, क्योंकि द बिल सिंगुलर है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी इसको चल के दोबारा पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? एक तो हम पहचानेंगे रूटीन एक्शन से। किससे? रूटीन एक्शन से, जिसमें रेगुलर एक्शन हो सकता है, इर्रेगुलर एक्शन हो सकता है, हैबिट्स हो सकता है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकता है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होता है, कमेंट्री ऑफ स्पोर्ट्स हो सकता है। एक इसमें और चीज होती है, जैसे कि अगर हिस्ट्री में कोई चीज घटित हुई हो, अगर हम उसका जीवंत बात करना चाहें, मतलब उसको अगर हम लाइव शो कर रहे हो इस तरीके से कि अभी हमारे सामने घटित हो रहा है, तो उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। उस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे आप हिस्ट्री में कोई अगर बैटल वगैरह की बात कर रहे हो और वो बैटल पे आप ऐसा बोल रहे हो जैसे कि आपके सामने अभी हो रही हो, एक तरीके से उसकी लाइव कमेंट्री शो कर रहे हो, तो वहां पे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। और एक चीज यहां पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये जो हम फ्यूचर में प्लान्ड एक्शन होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है? प्लान्ड एक्शन। अभी हम कॉन्टिन्यूअस में देखेंगे कि वहां पे भी फ्यूचर के लिए होता है। अब बात करें हम सिंपल पास्ट की। किसकी? सिंपल पास्ट की। अभी जैसे हमने देखा कि जितना भी रूटीन एक्शन था, क्या? जितना भी रूटीन एक्शन था उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अगर वही रूटीन एक्शन, क्या? अगर वही रूटीन एक्शन पास्ट में हो, अगर वही रूटीन एक्शन पास्ट में हो, या फिर कोई काम सिंपली जो है हुआ हो पास्ट में, सिंपली पास्ट में हुआ हो, जैसे कोई काम हमने कर लिया हो, खत्म हो गया हो, सिंपली पास्ट में हो, तो वहां पे सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई रूटीन आपका जो है पास्ट में हो, एक तो होता है कि हमारी आदत है, रेगुलर आदत है जो अभी भी आदत बनी हुई है, और एक वो आदत होती है जो पास्ट में रही है अभी नहीं है। तो वो जो आदत, वो हैबिट जो हमारी पास्ट में रही हो, उसको हम सिंपल पास्ट में रखते हैं। उन पे बेस क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन इसमें कहाँ पे आते हैं? क्वेश्चन ये आता है कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। इसको मैंने बताया था कि इसके बाद हमेशा V2 फॉर्म, वर्ब का V2 फॉर्म होता है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, ये क्या करते हैं? पास्ट टाइम को शो करते हैं। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये सारे के सारे जो है पास्ट जो है कंडीशन शो करते हैं। जैसे इट इज टाइम,
बहुत समय हो चुका है इसका मतलब होता है। इट इज़ हाई टाइम, बहुत ज़्यादा समय हुआ है। अबाउट टाइम मतलब ये जो तीन के तीनों वर्ड है, इसको ऐसे याद रख सकते हो कि ये तीन के तीनों वर्ड अभी की बात नहीं बताता है, ये ऐसा बताता है कि पहले बहुत सारा समय हो गया जब ये चीज़ हुआ था। तो इनके बाद हमेशा V2 फॉर्म लेते हैं। क्वेश्चन इस पे बनता है, इट इज़ टाइम यू शुड स्टडी, जैसे इस तरीके से आ जाएगा, इट इज़ टाइम यू शुड स्टडी। अब आप सेंटेंस देखने में क्या लग रहा है आपको, सही है, बिल्कुल सही है, आपको ऐसा महसूस होगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता। इट इज टाइम के बाद हमेशा आप लगाओगे यू स्टडीड, इसका सेकेंड फॉर्म लोगे स्टडी का, स्टडीड। इट इज टाइम यू स्टडीड, यहां शुड नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि इस तरीके की चीजें क्वेश्चन पूछी जाती है एग्जाम में, जो आपको देख के पता ना चले लेकिन उसमें एरर हो, तो आपको पढ़ना ये चीजें हैं। और इसमें एक चीज और होता है कि अगर इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम वगैरह अगर टू इसके बाद आए तो हम हमेशा V1 फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर पता चला कि कमेंट करके आप पूछ रहे हो कि सर यहाँ पे जो है टू आया, आपने V1 लगा दिया, आपने बताया था सर इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम के साथ जो है V2 फॉर्म लगते हैं। तो लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर टू आया तो हम क्या करते हैं, V1 फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इट इज टाइम टू स्टडी, इट इज टाइम टू स्टडी, ध्यान रखिएगा। ज्यादातर क्या होता है, जैसे पास्ट कैसे बताते हो, पास्ट में निगेटिव सेंटेंस बताने के लिए आप डिड का इस्तेमाल करते हो, पास्ट इंडेफिनिट में आप किसका इस्तेमाल करते हो, डिड का। अब होता क्या है कि हम जनरली डू, डज या फिर डिड इस्तेमाल नहीं करते हैं सिंपल सेंटेंस में, लेकिन कुछ एक ऐसे केसेस होते हैं जिसमें डू, डज और डिड का इस्तेमाल हम सिंपल सेंटेंस में करते हैं। कब करते हैं, जब हमको प्रेशराइज करना हो, जब हमको एम्फसाइज करना हो, जब हम नोटिस में कोई चीज बात लाना चाहते हो, तब हम वहां पे डू, डिड और डज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे है यू डू कम हेयर एवरी डे, तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। एक तरीके से जब डू लगा रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि हम प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुम्हें आना होगा। ही डिड मेक ए मिस्टेक, वो हमेशा मिस्टेक करता है, इसका मतलब ये है ही डिड मेक ए मिस्टेक। यहाँ पे मतलब फोकस कराया जा रहा है, डिड लगा के फोकस कराया जा रहा है कि वो मिस्टेक करता ही है। तो डू, डज और डिड जब भी आपको इस तरीके से मिल जाए बगैर निगेटिव सेंटेंस का, तो आपको वहां पे ये चीज भी समझना होगा कि क्या प्रेशराइज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, क्या एम्फसाइज किया जा रहा है सेंटेंस की नहीं किया जा रहा है। अभी इन पे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप उनका एरर कितने आसानी से जो है पकड़ सकते हो। अब देखो, जैसे कोई चीज है जो पास्ट में हुआ हो, कोई चीज हुआ हो जो पास्ट में हुआ हो, आपको टाइम दिया हुआ हो, जैसे स्टरडे हो गया या फिर कोई ऐसा टाइम दिया हो सेंटेंस में जिससे आपको पता चल जाए कि पास्ट में हो गया है, तो उसके लिए क्या करते हो आप, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं करते हो। यहां पे कंफ्यूजन होता है पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में कि कौन सा जो है टेंस इस्तेमाल करे। जैसे आई हैव कम स्टरडे, मैं यहां जो है कल आया था। अब यहाँ पे आई हैव कम स्टरडे आपको देख के तो लगेगा तो सही है, लेकिन जैसे ही आपको स्टरडे दिखे ये पता चले कि पास्ट में हुआ है। अगर कोई चीज पास्ट में हुआ है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं करोगे। आई केम स्टरडे यहाँ पे होगा, आई केम स्टरडे। और पास्ट इंडेफिनिट में आप करते क्या हो, जो है सिंपल सेंटेंस में V2 इस्तेमाल करते हो, नेगेटिव सेंटेंस में डिड का इस्तेमाल करते हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड का इस्तेमाल करते हो। तो मैं ये चीज़ें आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको पहले से आती है, आपने क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ पढ़ रखा होता है, टेंसेज लगभग सभी को ये चीज़ें पढ़ता होती है। तो मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जिसपे क्वेश्चन बनता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और पास्ट टाइम का है, ये आपको पड़ेगा। जैसे आपको एक वर्ड मिलेगा एगो, ठीक है, और कुछ ऐसे टाइम डिनोटिंग वर्ड होंगे जिससे आपको पता चलेगा, अभी आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा उस चीज को कि कितने टाइम डिनोटिंग ऐसे वर्ड है जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं रखते हैं, उनको देखने के बाद हमेशा सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे यहाँ पे स्टरडे हो गया, एगो हो गया, इन दो पे बहुत मिलता है कि आपको एगो लगा के देगा और प्रेजेंट परफेक्ट लगा के देगा। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें दिखाएंगे कैसे सेंटेंसेस आ रहे हैं। तो जब भी आपको पास्ट टाइम डिनोटिंग वर्ड दिया हो तो आप वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, सिंपल पास्ट। अभी तो मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। अब बात करें हम सिंपल फ्यूचर की। सिंपल फ्यूचर का क्या होता है कि अगर कोई एक्शन आगे होने वाला है, अगर कोई एक्शन आगे होने वाला है तो क्या होता है, उसको हम सिंपल फ्यूचर में लिखते हैं। जैसे आई सेल मीट यू टुमारो, हम कल मिलेंगे, आई सेल मीट यू टुमारो, हम कल मिलेंगे। और सेल और विल का जो है मॉडल में हमने यूज देखा, उसके अलावा बाकी जो सेल विल का यूज होता है वो मॉडल्स की तरह यूज होता है, तो मैं ऑलरेडी उसको पढ़ा चुका हूँ। तो सिंपल फ्यूचर में इतना ही है, बहुत ज़्यादा सिंपल फ्यूचर वाले पे क्वेश्चन भी नहीं बनता है। सिंपल फ्यूचर वाले में क्वेश्चन वो बनता है जैसे मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेज में बताए हैं, कंडीशनल सेंटेंसेज वाले काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको वहाँ पे फोकस रहना है। अब बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है कि कोई चीज प्रेजेंट में है, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब है जारी रखना। तो कोई चीज अगर जारी है प्रेजेंट में, तब हम वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज जो है प्रेजेंट में अगर जारी है, अगर ऑन गोइंग है, अगर चल रही है, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम स्टडिंग इंग्लिश नाउ, मैं अभी इंग्लिश पढ़ रहा हूं। कुछ समय ऐसा होता है कि कुछ इवेंट जारी रहता है पर आपको दिखाई नहीं होता है। कुछ चीजें प्रेजेंट में ऐसा होता है कि आपको दिखाई नहीं देती है, जारी रहती है। जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, अब वो लगातार बढ़ रही है प्रेजेंट में, लेकिन आपको दिखाई दे रही है? नहीं दिखा रही है। जैसे कोस्टल रीजन जो है वो सबमर्ज्ड होते रहते हैं, क्या वो आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो ये सब हम किस में रखते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसे कोस्टल एरियाज आर गेटिंग सबमर्ज्ड, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग डे बाई डे। तो ये चीजें जो होती है, जो आपको दिखाई नहीं देती है और जारी रहती है प्रेजेंट में, उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और अब जैसे मैंने आपको इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया कि नियर फ्यूचर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और फिर नियर फ्यूचर में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। वहां पे मैंने बताया था कि फिक्स्ड प्लान हो, और यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि कोई फिक्स्ड प्लान नहीं होता। मतलब जैसे वहां पे पीएम की बात की कि वो अगले हफ्ते छोड़ेंगे या फिर कल लीव करेंगे चाइना के लिए, तो पीएम का क्या होगा? पीएम का एक फिक्स शेड्यूल होगा कि 7 बजे वो निकलेंगे कल। ठीक है, सेंटेंस में वो 7 बजे नहीं मेंशन किया है, लेकिन आपको देख के ये पता चलेगा कि बात पीएम की हो रही है, तो पीएम का जो है फिक्स शेड्यूल होगा। जैसे आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, मैं कल जा रहा हूं। कल पता नहीं कि कब निकलूंगा, कल ये पता है कल जा रहा हूं। तो एक तरीके का जो है ये नियर फ्यूचर में होने वाली घटना है। यहां पे देखो कंफ्यूजन होता है, आई विल गो टुमारो, आई विल गो मुंबई टुमारो, इस तरीके से आप फिर विल में कंफ्यूज होगे। तो ध्यान रखिएगा, नियर फ्यूचर में जब इस तरीके की चीजें आपको मिले तो आप इसको इसमें करेक्ट समझ सकते हो। बस आपको ये समझना पड़ेगा कि ये नियर फ्यूचर में प्रेजेंट हो रही कि नहीं हो रही है। इसमें कंफ्यूज करा सकते हैं वो इंडेफिनिट में। ये अभी जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे इसको कि इसको कैसे डील करेंगे। और एक चीज मैंने बताया, एक लड़के ने मेरे को क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेजा हुआ था कि सर आई एम फाइन, इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। मैं इस चीज को ऑलरेडी आपको क्वेश्चन टैग में पढ़ा चुका था, फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे ले लिया कि एम नॉट का जो है कॉन्टेक्टेड फॉर्म नहीं होता है, हम और नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो आई एम फाइन का जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो और नॉट आई बनता है। क्या बनता है? और नॉट आई। जैसे एक चीज और समझिए कि कंफ्यूजन कहां पे होता है, इंडेफिनिट टेंस में और कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कंफ्यूजन कहां होता है। यहां पे फोकस कीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। माई फादर इज वर्किंग इन ए बैंक एंड माई ब्रदर इज स्टडिंग इन स्कूल। मेरे पिताजी बैंक में काम करते हैं और मेरा भाई जो है स्कूल में पढ़ता है। ठीक है, या यहाँ पे इसको पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा माई फादर जो है बैंक में काम कर रहे हैं, मेरा भाई स्कूल में पढ़ रहा है। अब जो आपका एक रूटीन होता है, क्या एक रूटीन होता है, उसको आप किस में करते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। माई फादर वर्क्स इन ए बैंक एंड माई ब्रदर स्टडीज इन स्कूल। ये एक रूटीन है कि बैंक में काम करते हैं, ये उनका रेगुलर एक्शन है, रेगुलर काम है। भाई जो है स्कूल में पढ़ता है, पापा जो है बैंक में काम करते हैं, उनका रेगुलर एक्शन है। तो इसको आप कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं रखोगे, इसको किस में रखोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में रखोगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पुट करता है कि आपको ये चेक करना होता है कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में रखेंगे या इंडेफिनिट। जो रेगुलर एक्शंस होते हैं उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं रखते हैं। अब जैसे यहां समझिए, इफ द स्टेटमेंट डील्स विथ रूटीन एक्शन, मतलब अगर रूटीन एक्शन की बात की जा रही हो और तो उसको हम क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। अगर वो रूटीन एक्शन जो है टेम्परेरी हो बोले तो कुछ समय के लिए, तो उसको हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में रखते हैं। जैसे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नाउ ए डेज, आजकल मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो इसमें क्या है कि आजकल कर रहा हूं, हमेशा करता रहूंगा, हमेशा ये मेरा रूटीन रहेगा ऐसा नहीं। तो इसको हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में रखेंगे। लेकिन जैसे कोई बैंक में काम कर रहा है पापा, और भाई जो स्कूल में पढ़ रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म है, एक उनका जो है रूटीन हो गया है, पूरा फिक्स रूटीन हो गया है। पापा जब रिटायर होंगे तब रिटायर होंगे, तब तक तो काम करेंगे। भाई पढ़ रहा है, जब तक कॉलेज नहीं खत्म होगा तब तक तो वो स्कूल जारी रखेगा, और एक स्कूल से निकलेगा तो दूसरे स्कूल में पढ़ेगा, अभी वर्किंग है। अब यहाँ पे कुछ लड़के इस तरीके से क्वेश्चन दिमाग में उनके आ सकता है कि सर यहाँ पे तो जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, अभी तो करेगा ना जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा, और यहाँ पे जो है बैंक में क्या पता उसका कल को बैंक छोड़ दिया जाए। लेकिन आप इस तरीके से इसको नहीं सोच सकते हो। यहाँ पे इसको ये सोचोगे कि जैसे वो बैंक में काम करते हैं तो एक तरीके का फिक्स्ड है, एक तरीके का फिक्स है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो टेम्परेरी है। क्या है? टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। लेकिन बैंक वाली जो जॉब है उसको परमानेंट आप समझो, और जो स्कूल में पढ़ाई है वो परमानेंट होता है एक तरीके से। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है वो जो है परमानेंट नहीं होती है, वो टेम्परेरी होती है। तो इन चीज़ों में आपको फ़र्क करना सीखना होगा। ये इस तरीके का क्वेश्चन बहुत दिमाग में चलेगा कि बैंक में जॉब
कभी भी छूट सकती है या कभी भी निकल जाएंगे, कभी भी अपनी मर्जी से छूट सकती है, तो वो भी तो टेम्परेरी की तरह ले सकते हैं, अदरवाइज इसको भी टेम्परेरी की तरह क्यों ले रहे हो। तो ये चीज़ आपको फ़र्क करना समझना होगा कि बैंक और स्कूल की जो बात हो रही है ये एक तरीके से परमानेंट है, और जो हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो टेम्परेरी एक्शन है। तो जो टेम्परेरी एक्शन अगर हम कर रहे होते हैं तो हम उसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में रख लेते हैं, और जो परमानेंट रहता है, परमानेंट रूटीन बन जाता है, उसको हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा इस लेक्चर को एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को रिवाइज कीजिए, और मैं थोड़ा और आपको टाइम दे रहा हूँ कि पिछला जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जो स्टूडेंट मिस हो गए हैं, जो ट्रैक से थोड़ा सा भटक गए हैं, वो उसको रिवाइज कीजिए। वो आपकी जितनी टंकी मैंने भरी है वो भरी रहेगी, तो आगे जो जो पढ़ाऊंगा वो एडअप करते रहोगे तो आप मास्टर बन सकते हो इंग्लिश में। लेकिन अगर वो चीज़ भूलता निकल गया, कोई फायदा नहीं होगा। फिर वही होगा कि आप क्या करोगे कि खाना पूर्ति करोगे, सिलेबस कंप्लीट करने का, एग्जाम में बैठने का, अपने आप को फर्जी वाली तसल्ली दोगे, माँ बाप को फर्जी वाली तसल्ली दोगे। और अगर आपकी बेसिक्स बहुत क्लियर है और आप इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसके बजाय भी उन्होंने बहुत सारा मेहनत कर रखा होता है, तो उनको वो चीज़ें याद रहती है। तो जिसको वो याद है वो कहीं से भी कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन जिसको ये भूलने वाली प्रॉब्लम है, या जो राइट ट्रैक पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा है, जो परेशानी फील कर रहा है, वो रिवीजन का प्रोसेस पूरी तरीके से अपनाए। कुल मिला जो के आपको ये परमानेंट नॉलेज आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये रूल्स होता है तो ऐसा होता है, ये रूल्स होता है तो ऐसा होता है। आज का लेक्चर मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ, और टेंसेस को लेके सिर्फ 2 लेक्चर और होगा जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करूंगा। आगे सारा कंफ्यूजन चल के मैं क्लियर करूंगा और थोड़ी प्रैक्टिस कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।